3 और 4 जनवरी 2026 की दरमियानी रात को दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स को हिला के रख दिया। यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेशल फोर्सेस ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मेडुरो को कैप्चर किया और उनको यूएस वॉरशिप में शिफ्ट किया। यूएसए का क्लेम था कि क्योंकि प्रेसिडेंट मेडुरो एक नार्को टेररिस्ट है, इस बेसिस पे उनको कैप्चर किया गया, जबकि इसके ऊपर चाइना और रशिया का कहना था कि ये एक शेयर किडनैपिंग है एंड दिस इज द वायलेशन ऑफ वेनेजुएलन सोवरेनिटी। आज की इस वीडियो में हम इस ऑपरेशन को एक न्यूज की तरह नहीं बल्कि केस स्टडी की तरह डिस्कस करेंगे, जिसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इंटरनेशनल लॉ की रेलेवेंस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कन्वर्जन ऑफ ऑयल वॉर इनटू मिनरल वॉर्स, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। इस इवेंट को समझने के लिए हमें 200 इयर्स पीछे जाना होगा, जब यूएसए ने 1823 में मनरो डॉक्ट्राइन को प्रेजेंट किया। इस डॉक्ट्राइन का, इस पॉलिसी का मतलब सीधा साधा सा था, साफ था, और वो ये था कि जो साउथ अमेरिका है या लैटिन अमेरिका वो यूएसए का बैकयार्ड है, और इस बैकयार्ड में सिर्फ अगर इन्फ्लुएंस रहेगा वो यूएसए का रहेगा। कोई भी बड़ी ताकत, यानी उस वक्त की बड़ी ताकत यूरोप और आज की बड़ी ताकत रशिया और चाइना इस पर्टिकुलर एरिया में, इलाका में इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसकी एक और भी हिस्टोरिकल रेलेवेंस है। इसी तरह का एक और भी ऑपरेशन किया गया था बैक इन 1989 पनामा इन्वेजन के टाइम पे। तब भी यूएसए की आर्म्ड फोर्सेस ने उस टाइम के लीडर जिनका नाम है मैनुअल नोराइगा, उनको भी इसी तरह से कैप्चर कर लिया गया था, और वहां पे भी यही इंप्रेशन दिया गया था, मैसेज दिया गया था कि जो साउथ अमेरिका है दैट इज द बैकयार्ड ऑफ यूएसए, और इस रीजन में कोई भी और कंट्री इंटरफेयर नहीं कर सकता। लिहाजा आज हम देखते हैं कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। जब जब इस तरह की पावर्स इमर्ज होती हैं तो यूएसए इज स्टिल देयर, और यूएसए इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू रिक्लेम इट्स इन्फ्लुएंस इन दिस पर्टिकुलर रीजन। और इसके साथ साथ यूएसए ने दुनिया को मैसेज दिया है कि आज भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर का जो बॉस है वो यूएसए है, और यूएसए इसके साथ साथ अपनी जो बिग स्टिक पॉलिसी है उसको लेके वापस आ गया है। अब हम आते हैं इंटरनेशनल लॉ के रेलेवेंस पे। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट को इस तरह से कैप्चर किया जा सकता है, इस तरह से उसको उठाया जा सकता है। यहाँ पे रेलेवेंस आती है यूनाइटेड नेशंस चार्टर आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 की, जो कि क्लियरली बताता है, साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट किसी और कंट्री की तरफ से फोर्स का यूज करना, दैट इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, दैट इज द वायलेशन ऑफ यूएन चार्टर। तो इस लिहाज से तो टेक्निकली ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन यहाँ पे यूएसए का जो नैरेटिव है वो कुछ डिफरेंट है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स कहता है कि वो प्रेसिडेंट मेडुरो को प्रेसिडेंट समझते ही नहीं है, क्योंकि 2018 के जो इलेक्शंस हुए वो तो फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस थे, वो तो रिग्ड इलेक्शंस थे, वो तो गलत इलेक्शंस थे, जिसके रिजल्ट में जो मेडुरो है वो प्रेसिडेंट बने। इस बेसिस पे यूएसए कहता है जो निकोलस मेडुरो है वो लेजिटिमेट प्रेसिडेंट है ही नहीं, और खास तौर पे जब 2020 में उनके अगेंस्ट नार्को ट्रैफिकिंग का चार्ज उनके खिलाफ लगाया गया, तो उस बेसिस पे उनकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो भी खत्म हो चुकी है। तो इस बेसिस पे यूएसए क्लेम करता है कि अब उनको इन ग्राउंड्स पे उठाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या यूएसए का अपना लोकल लॉ, क्या उसका अपना नेशनल और म्यूनिसिपल लॉ इंटरनेशनल लॉ से ज्यादा सुपीरियर है, इंटरनेशनल लॉ से ज्यादा ऊपर है? सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है, बल्कि यहाँ पे एक डिबेट जनरेट हो सकती है, पावर पॉलिटिक्स वर्सेस इंटरनेशनल लॉ। कल को कोई भी कंट्री इस तरह का क्लेम करके किसी और कंट्री के ऊपर अटैक कर देगा। हम अक्सर सुनते हैं जब भी वॉर किसी जगह पे स्टार्ट होती है तो वहां पे कोई ना कोई रिसोर्स जरूर इन्वॉल्व होता है, और इस केस में यहाँ पे ऑयल मौजूद है। और ये भी हमें पता है कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ज्यादा ऑयल रिसोर्सेस मौजूद है, और यूएसए भी उन ऑयल को कंट्रोल करने में, उनकी डिमांड सप्लाई चेन को कंट्रोल करने में इंटरेस्टेड भी दिखाई देता है। लेकिन इस राइवलरी का, इस कन्फ्रंट्रेशन का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि आमतौर पे हम मिस करते हैं, और वो एलिमेंट ये है कि इसमें वॉर ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स की इन्वॉल्वमेंट भी है। देखिए दोस्तों कि आज दुनिया चेंज हो रही है फ्रॉम कन्वेंशनल ऑयल टू ग्रीन एनर्जी। आज जो फ्यूचर इकोनॉमीज हैं वो बेस कर रही है लिथियम के ऊपर, कॉपर के ऊपर और रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर। इसी तरह से वेनेजुएला का एक इलाका है जिसका नाम है आर्को मिनरो। उसके पास, उस इलाका में
बहुत ज्यादा डायमंड, गोल्ड और इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स रिजर्व्स मौजूद हैं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि चाइना ने वहां पे हैवी इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रेजेंस को इंश्योर किया है इन दिस वेरी सेड रीजन। तो उस बेसिस पे जो यूएसए है वो अपनी नियर शोरिंग पॉलिसी के तहत चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पे कम करके अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करना चाहता है, और यूएसए चाहता है कि ये सभी रिसोर्सेज के ऊपर यूएसए का होल्ड हो, ना कि उसके दुश्मन चाइना का। तो इस बेसिस पे आप लोग देखिए कि मेड्यूरो का जो कैप्चर है वो डेमोक्रेसी के लिए नहीं है, वो बेसिकली यूएस के लिए जो उसकी रिसोर्स बेस्ड डिमांड एंड सप्लाई चेन है वो उसकी सिक्योरिटी के लिए है। और वीडियो के आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि यूएसए ने बेसिकली इस ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत दुनिया को ये मैसेज दिया है कि यूनिपोलर मूवमेंट इज स्टिल देयर। आज भी दुनिया का जो चौधरी, दुनिया का जो सोल हेजमोन है वो यूएसए ही है, और सबसे ज्यादा जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो भी यूएसए के पास है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस कंट्री के इस तरह के बिहेवियर का जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। अगर इसी तरह से बड़े कंट्रीज दूसरे कंट्रीज के लीडर्स को बदलने लगेंगे तो बाकी छोटे मोटे कंट्रीज जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके ऊपर, उनकी सॉवरेंटी के ऊपर इस चीज का क्या असर पड़ेगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए मेरा आपसे सवाल है, और वो ये है कि क्या यूएसए का ये जो बिहेवियर है वो दुनिया में स्टेबिलिटी को इंश्योर करेगा, या फिर चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज को लाइसेंस दे देगा कि वो भी इसी तरह का बिहेवियर अपनाए। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिए। थैंक यू।